क्या आपकी भी हैंडराइटिंग खराब होती जा रही है? लिखने की स्पीड कम हो गई है और जब आप लिखते हैं तो हाथ में दर्द होने लगता है? अगर ऐसे लक्षण हैं तो यह राइटर्स क्रैम्प हो सकता है। आज से कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 2 साल से मेरी लिखने की स्पीड कम हो गई है, हैंडराइटिंग खराब होती जा रही है और जब लिखता हूँ तो पूरे हाथ में एक खिंचाव सा अनुभव होता है। मैंने उनसे पूछा कि 2 साल पहले क्या कुछ खास आपकी ज़िंदगी में हुआ है, कुछ खास इवेंट? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने बीएससी हिंदी मीडियम में किया है और 2 साल पहले मुझे रायपुर आना पड़ा एमएससी करने के लिए, जो कि इंग्लिश मीडियम में था। तो इसका मुझे काफ़ी प्रेशर होने लगा और इस दबाव की वजह से मुझे लगा कि मेरी हैंडराइटिंग ख़राब होती जा रही है और आज ये नौबत आ गई है कि मैं थोड़े ही लाइन 2-3 लाइन लिखता हूँ और मेरे हाथ में काफ़ी दर्द होने लगता है और मुझे अपना लिखना बंद करना पड़ता है। तो यह समस्या राइटर्स क्रैम्प कहलाती है या ग्राफोस्पाज्म। आज हम इसी बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर एचपी सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। राइटर्स क्रैम्प एक प्रकार का टास्क स्पेसिफिक डिस्टोनिया है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसे हम मूवमेंट डिसऑर्डर के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यह केवल हाथ की समस्या नहीं है, इसका माइंड से और ब्रेन से भी ताल्लुकात होता है। तो कुल मिलाकर यह एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। इस प्रॉब्लम में मरीज को शुरुआत में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है लिखने में, उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, थोड़ी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और 1-2 लाइन लिखने के बाद ही हाथ को रोकना पड़ जाता है, नहीं तो बहुत भयंकर दर्द हाथ में होने लगता है और ये दर्द कभी कभी पूरे गर्दन तक चला जाता है। ये समस्या खासकर उन लोगों को होती है जिन्हें लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स में ये समस्या काफ़ी होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जिन्हें बहुत लिखना होता है, उनको ये समस्या दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जिन्हें टारगेट पूरा करना होता है, फिर क्लर्क्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब में ये समस्या दिखाई पड़ती है। लेकिन अधिकांश लोग इसे एक सामान्य समस्या समझकर इग्नोर करते रहते हैं। इस बीमारी की खास बात यह है कि इसमें केवल लिखने में समस्या होती है, बाकी सब काम मरीज आसानी से कर सकता है। एक चम्मच से आराम से सेवई खा सकता है, हलवा खा सकता है, एक धागे को सुई के अंदर, बारीक सुई के अंदर भी डाल सकता है। लेकिन जब उसे लिखने को कहा जाए तो मानो उसे पसीने छूटने लगते हैं और लिखने का काम पहाड़ जैसा मालूम पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई खड़ा हो और वे लिख रहे हो तो उनकी लिखने की समस्या और अधिक बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, हाथ पसीने से लथपथ हो जाता है। तो अगर आपको ये समस्या किसी में दिखाई पड़े तो आप उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए। सामान्यतः न्यूरोलॉजिस्ट आपको एक लाइन लिखने के लिए कहते हैं और उसे कई बार की दोबारा लिखने के लिए एक पेज पर कहते हैं। कई बार की कंपन की बीमारी जिसे हम एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक स्पाइरल बनाने के लिए कहते हैं। इन सब जांचों के आधार पर डॉक्टर तय कर सकते हैं कि आपको राइटर्स क्रैम्प है या नहीं है। और इस राइटर्स क्रैम्प के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सर टाइप या एक्सटेंसर टाइप। ये डिफरेंशिएट करने के लिए डॉक्टर आपको उस हाथ से लिखने के लिए कह सकते हैं जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है। मतलब जैसे आप राइट हैंडेड हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए कह सकते हैं और इस दौरान वे आपके दाहिने हाथ की गतिविधि को नोटिस करते हैं। इसमें कई बार की मिरर मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है कि मरीज को किस टाइप का राइटर्स क्रैम्प है। इसके आधार पर डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट तय करते हैं। अधिकांश केसेस में काउंसलिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें स्ट्रेस एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो कई बार की साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है और अधिकांश केसेस में दवाइयों से काफ़ी कुछ आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में, रिफ्रैक्टरी केसेस में, दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता। ऐसे केसेस में बोटुलिज्म टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है। अगर इन सब तरीकों का सामूहिक उपयोग किया जाए तो अधिकांश मरीजों को काफ़ी हद तक इस समस्या में आराम मिल जाता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो समय समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।